इसके बाद बात करते हैं हम वृषण यानी कि टेस्टिज के बारे में। यह जो वृषण होता है वो है नर जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग क्यों होता है? क्योंकि जो शुक्राणु जनन होता है, यानी कि शुक्राणु जो बनते हैं वो वृषण के अंदर ही बनते हैं। यह इसकी स्थिति क्या होती है? यह उदरगुहा में स्थित होता है। जो हमारा पेट है, पेट के जस्ट नीचे, ये हमारे सेशन के नीचे लटके हुए रहते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं तथा वृषण कोश के अंदर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है और ये वृषण कोश के अंदर होते हैं। प्रत्येक वृषण में 200 से 250 पालियां होती हैं, यानी कि जो एक वृषण होता है, मैं एक वृषण की बात कर रहा हूँ, एक वृषण में 200 से 250 पालियां होती हैं तथा प्रत्येक पाली में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। ऐसे समझो कि कोई हमारा जो वृषण है वो क्या है? कोई फ्लैट है। क्या है? कोई फ्लैट है जिस फ्लैट में 200 से 250 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 200 से 250 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 1 से 3 लोग रहते हैं। समझिए, हमारा वृषण समझो कोई फ्लैट है, फ्लैट में 200 से 250 कमरे हैं और 200 से 250 कमरे में प्रत्येक कमरे में 1 से 3 व्यक्ति रहते हैं या फिर आदमी रहते हैं। तो प्रत्येक वृषण में 200 से 250 पालियां होती हैं तथा प्रत्येक पाली में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम वृषण कोश के बारे में, यानी कि इसके जो घर होता है जिसके अंदर ये पाए जाते हैं। वृषण जो होते हैं, हमारे टेस्टिस जो होते हैं, वो वृषण कोश के अंदर होते हैं। वृषण कोश एक थैलीनुमा संरचना होती है, जो थैला होता है जिसमें हम सब्जी वगैरह लेकर आते हैं, उसी प्रकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको हम वृषण कोश कहते हैं। ये शरीर से बाहर होते हैं। केवल जो स्तनधारी होते हैं, केवल हाथी ही एक ऐसा जीव है जिसके वृषण शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन बाकी सभी स्तनधारी जो जीव होते हैं उनके जो वृषण होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं। ये शरीर से बाहर होता है। शुक्र जनन के लिए जो हमारे शुक्राणु बनते हैं उसके लिए हमें 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमें कितने तापमान की आवश्यकता है शुक्राणु जनन के लिए? 34 से 35 के बीच में आवश्यकता है। हमारे शरीर का तापमान कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। और इसको मैनेज कौन करता है? इसको वृषण कोश ही मैनेज करता है। अगर वृषण कोश नहीं होता तो हमारे अंदर शुक्राणु जनन नहीं हो सकता। तो इसको टेम्परेचर मैनेज कौन करता है शुक्राणु जनन के लिए? हमारा वृषण कोश तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान को कौन नियंत्रित करता है? वृषण कोश नियंत्रित करता है, ये बात याद रखना। इसके बाद बात करने वाले हैं हम वृषण कोश की संरचना यानी कि इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले इस तरीके से, फिर इसके बाद इस तरीके से। ये जो मैंने बाहर वाला खोल बनाया है, ये समझो, ये है हमारा वृषण कोश। ये क्या है? वृषण कोश है जिसके अंदर वृषण होते हैं। अच्छा, ये हमारी कमरे हो गई। मैंने आपको बताया था ना, ये हमारी पालियां हो गई। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई पालियां, यानी कि वृषण पाली। ये हमारी वृषण पाली हो गई। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक वृषण के अंदर 200 से 250 पालियां होती हैं। कितनी होती हैं? लगभग 200 से 250 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। या तो 1 हो सकती है या फिर 2 भी हो सकती हैं या फिर 3 भी हो सकती हैं। और जो हमारी शुक्रजनक नलिकाएं हैं वो मिलकर कुछ एक जाल जैसी संरचना बना लेती हैं। उस संरचना को हम कहते हैं वृषण जालिका। उस संरचना को हम क्या कहते हैं? उस संरचना को कहते हैं हम वृषण जालिका। वृषण जालिका से एक छोटी ट्यूब निकलती है यानी कि नली निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका। जिसको हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका कहते हैं, जो कि किस में जाके खुलती है? अध वृषण में जाके खुलती है। ये क्या? एक मोटी नली है। ये होगी हमारी शुक्रवाहिका। यहां पर मैंने शुक्रवाहिका लिख दिया है। ये है हमारा अधिवृषण। इसको हम क्या कहते हैं? अधिवृषण है, यानी कि ये वृषण का आधा कार्य करता है। बचा हुआ कार्य कौन करता है? ये नलिका करती है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग होता है कैपिस, उससे नीचे वाला भाग होता है कैपुट, और उससे नीचे वाला भाग होता है कौड़ा। अब जो शुक्राशय है और अधिवृषण को जोड़ने का कार्य करती है उस नलिका को कहते हैं हम शुक्रवाहक। ये शुक्रवाहिका है। ये वाली नली जो है ये शुक्रवाहिका है और ये वाली नलिका जो है शुक्रवाहक है, जो कि अधिवृषण और
शुक्राशय को जोड़ने का कार्य करती है। तो हमने समझा सबसे बाहरी खोल क्या होता है, इसका वृषण कोश होता है। सबसे बाहरी खोल को क्या कहते हैं हम, वृषण कोश कहते हैं। वृषण, फिर उसके अंदर वृषण होता है। एक वृषण के अंदर 200 से 250 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली के अंदर, ये प्रत्येक पाली की शुक्रजनक नलिकाएं कितनी है, कौन सी, शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिका है। ये वाली जो नली है, ये वाली ट्यूब जो है, ये क्या है, शुक्रजनक नलिका है, जिनकी संख्या कितनी होती है, एक वृषण पाली के अंदर 1 से 3 होती है। तो हम क्या समझे कि एक वृषण के अंदर 200 250 पालियां होती है और प्रत्येक पाली के अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है। अच्छा, शुक्रजनक नलिकाएं मिलकर एक जाल जैसी संरचनाएं बनाती हैं जिसको हम वृषण जालिका कहते हैं। वृषण जालिका से एक छोटी ट्यूब निकलती है जिसको हम शुक्रवाहिका कहते हैं। शुक्रवाहिका जाके खुलती है वृषण कोश, अधिवृषण में। अधिवृषण के 3 भाग होते हैं, कैपुस, कैपुट और कौड़ा। और जो अधिवृषण होता है वो शुक्रवाहक में जाके खुलता है। शुक्रवाहक क्या करता है, अधिवृषण और शुक्राशय को जोड़ने का कार्य करता है। ये बात की हमने वृषण की संरचना के बारे में। अब हम बात करते हैं वृषण जालिका यानी कि इसके बारे में। शुक्रजनक नलिकाओं से मिलकर जाल जैसी संरचना बनती है। किससे, वृषण जालिका जो होती है वो किससे बनी होती है, शुक्रजनक नलिकाओं से मिलकर एक जाल जैसी संरचना बनती है। उस संरचना को हम क्या कहते हैं, वृषण जालिका कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम शुक्रवाहिका के बारे में। यह पतली व छोटी नलिका होती है जो वृषण जालिका यानी कि वृषण जालिका और अधिवृषण को, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रही है। वाली कर रही कि नहीं कर रही, जो क्या कार्य करती है, वृषण जालिका और अधिवृषण को जोड़ने का कार्य करती है। कौन, शुक्रवाहिका। इससे होकर शुक्राणु यानी शुक्रवाहिका से होकर शुक्राणु कहाँ पहुंचते हैं, अधिवृषण के अंदर पहुंचते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अधिवृषण के बारे में। अधिवृषण जो होती है वो मोटी व लंबी नलिका होती है। ये सबसे मोटी नलिका होती है और लंबी भी होती है, जिसमें शुक्राणु कुछ समय के लिए संचित रहते हैं, यानी शुक्राणु कुछ समय के लिए अधिवृषण के अंदर ठहरते हैं। जैसे शुक्राणु वृषण से बनने के बाद बाहर आएंगे, शुक्रवाहिका में जाने के बाद सीधे अधिवृषण के अंदर आएंगे। अधिवृषण में शुक्राणु कुछ समय के लिए रुकते हैं। ये अधिवृषण का क्या कार्य करता है, इनको पोषण देता है और इनको परिपक्व करता है। किसको, शुक्राणुओं को अधिवृषण पोषण देता है और उनको परिपक्व करता है। कुछ समय के लिए संचित रहते हैं, शुक्राणु को ये पोषण देता है, कौन, अधिवृषण, और परिपक्व करता है।